औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ वाली। आप तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 21 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम आलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। 11th टॉपिक है ये रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर हमारे लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के तहत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या चीज़ होती हैं? तो बैकग्राउंड रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होती हैं। उन रेडिएशंस को हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं ये हर वक्त हमारे आसपास होती हैं, क्योंकि हमने इनके बारे में पढ़ा था कि ये आम आँख से दिखती तो नहीं है, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे रूम में ये हैं या नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं जहाँ क्लासरूम में हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं हमें मतलब अल्फ़ा बीटा या गैमा रेडिएशंस नज़र आ रही हैं, तो नज़र तो ये नहीं आती। हाँ, इनके इफ़ेक्ट्स फील किए जा सकते हैं। इस लेक्चर में या इस डिस्कशन में हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं। अगर हम पिक्चर में देखें तो रेडॉन गैस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हमारी फूड जो है उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रेसेस मौजूद होते हैं। मेडिकल टेस्ट जो हम कराते हैं उसमें भी होता है, न्यूक्लियर टेस्ट भी होते हैं उसमें भी होता है। लाइक अब हम मियाँ वाली में रहते हैं तो मियाँ वाली में हमारे करीब तो चश्मा भी है, जोराबाद भी है, इस्लामाबाद भी ज़्यादा कबूटा भी दूर नहीं है। तो इनके जो टेस्ट हो रहे हैं या हमारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके असरात तो हम तक आएंगे। और ऑब्वियसली कॉस्मिक रेज जो एटमॉस्फेयर से आ रही हैं वो भी हैं। अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर भी रखी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक पार्क सा नज़र आ रहा है, फैमिली है वहाँ पे और प्लांट्स हैं, सॉइल रेडियोएक्टिव दिखाई जा रही है, रेडॉन गैस का इफेक्ट दिखाया जा रहा है, और ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो सूरज से कॉस्मिक रेज का भी इफेक्ट दिखाया जा रहा है। तो नेचुरल रेडिएशंस हर तरफ ही हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये कहाँ से आती हैं कैसे, तो हर तरफ से जो है वो मौजूद हैं ये हमारे पास। अब कॉस्मिक रेडिएशन जो आउटर स्पेस से या सूरज की तरफ से या स्पेस से हमारी तरफ आती हैं, तो ये नेचुरली भी हैं और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर भी हैं। अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो ये रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। अब ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं ये हैं क्या चीज़? तो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हैं। तो इनका जो हमारा एटमॉस्फेयर है या इसमें जो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये हमारे पास एक शील्ड का काम भी करता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में जैसे हम पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर जो है वो हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वो ओजोन लेयर भी जो है वो डिप्लीट हो चुकी है, यानी फट चुकी है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि हमें आँखों की और स्किन की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम कुछ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनको CFCs भी कहा जाता है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम कहते हैं। रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एरोसोल स्प्रेज में होता है, प्लास्टिक फोम इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बैडली इफेक्ट कर रही हैं। अब काफ़ी सारा बिल्डिंग मटेरियल ऐसा है जिनके अंदर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम सीमेंट यूज़ करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं, ईंटें यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं, पेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इनके अंदर भी रेडियोएक्टिव रेडॉन गैस होती है, और ये रेडॉन गैस हमारे रूम्स के अंदर और हमारी बिल्डिंग्स के अंदर ट्रैप हो चुकी होती है और इसका हमें पता नहीं होता है। तो इसका भी बेहतर सोल्यूशन ये है कि घरों की वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छी रखी जाए। अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो घर बनाते हुए वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखा जाता है, तो उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है। अच्छा, हमारी मोस्टली जो फूड है, फूड के अंदर भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं। पोटेशियम 40 और कार्बन 14 के आइसोटोप्स हमारी फूड के अंदर होते हैं। कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं लाइक मेडिकल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, एक्सरे करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा किरदार है रेडिएशंस का हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो अगर रूटीन में बहुत ज़्यादा एक्सरेज किए जाएं, जैसे चेस्ट एक्सरे है, डेंटल एक्सरे है, तो बगैर किसी वजह से अगर आप करें तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और हर जो एक्सरे है वो कराने का भी कोई रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि हम खामखा में एक्सरे निकलवा रहे हों, तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सोर्सेज हैं
रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हमने कल डिस्कस किया फिशन रिएक्शन में, अस्पतालों में बहुत सारी मेडिसिन और रेडिएशन इस तरह यूज़ की जाती हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च पर्पसेस के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से होता है। कलर टेलीविजन्स की वजह से होता है। ये जो लुमिनस चमकने वाली ये जो रिस्ट वॉचेस हम अपने हाथों पे कलाइयों पे बांधते हैं, इनकी वजह से होता है। टोबैको लीफ से होता है। तो ये जो स्मोकर टाइप लोग होते हैं, ये सिर्फ टॉक्सिक स्मोक को इनहेल नहीं कर रहे होते, बल्कि ये ख़तरनाक रेडिएशंस को भी जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं। तो लो लेवल की जो बैकग्राउंड रेडिएशन हैं जो रूटीन में हमारी बॉडी उसकी डोज लेती भी रहती है, तो उससे हमें ज़्यादा असर नहीं होता है, ना ही इसकी वजह से हमें कोई नुकसान फील होता है। हाँ, लेकिन अगर इसका हाई लेवल अगर हो तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है और हम इन रेडिएशन से बच नहीं सकते। हाँ, ये है कि काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरती जा सकती है इस सारी चीज़ की वजह से। वैसे जो हमारी ओजोन लेयर है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, और जहाँ यूजुअली ये डिप्लीट हो ओजोन लेयर या अल्ट्रावायलेट रेड का असर ज़्यादा हो तो सनबर्न हो जाता है, ब्लाइंडनेस उसकी वजह से होती है, स्किन कैंसर हो जाता है, फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीके करते रहते हैं, इकोसिस्टम हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता रहता है इसकी वजह से। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो बायोलॉजिकली हम अगर इस चीज़ को डिस्कस करें कि रेडिएशंस का क्या इफ़ेक्ट है, तो स्ट्रेंथ जो है वो रेडिएशंस की जो ताकत है वो हम मेजर करते हैं। एक मखसूस यूनिट है जिसको बेक्यूरेल कहा जाता है, और BQ से हम इसको डिनोट करते हैं। एक बेक्यूरेल जो है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की इक्वल होता है, यानी एक डिके जो है पर सेकेंड उसकी इक्वल होता है, यानी कितना रेडिएशन की डोज हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कि कितना मटेरियल डिके होकर हमें रेडिएट हो रहा है, वो बेक्यूरेल में मेजर किया जाता है। और इसमें जो बड़ा यूनिट है वो क्यूरी होता है, जिसको CI हम कहते हैं, और वो इक्वल होता है ऑलमोस्ट 3.7 क्लास 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड के। अब रेडिएशंस का इफेक्ट क्या है? अब रेडिएशंस का जो इफेक्ट है वो हम मेजर करें या उसको जज करें, तो वो हम इस चीज़ जज करते हैं कि हमारी बॉडी ने कितनी डोज को एब्जॉर्ब की है, यानी कितनी रेडिएशंस को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, उसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी E एब्जॉर्ब फ्रॉम आयनाइजिंग रेडिएशंस पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बिंग बॉडी। तो जितनी रेडिएशंस एक बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो उसकी डोज होती है, और इसका यूनिट जो है वो ग्रे होता है, GY से डिनोट किया जाता है। और इसको हम डिफाइन करते हैं 1 जूल पर किलोग्राम। एक ग्रे जो है वो 1 जूल पर केजी के इक्वल होता है। और इसका पुराना एक यूनिट था रेड, RAD, रेडियन नहीं बोलना है इसको रेड बोलना है, जिसका मतलब होता है रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज। ये पुराना यूनिट है और ये 0.01 ग्रे की इक्वल होता है। एक और कंसेप्ट है इक्विवेलेंट डोज का, और इसको हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब डोज एंड RBE। अब आगे देखते हैं हम कि RBE क्या चीज़ होती है। तो RBE एक मखसूस एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। मैं फिर रिपीट करता हूँ, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, इसको हम RBE का नाम देते हैं। तो इसको जो फार्मूला है इक्विवेलेंट डोज का वो हमारे पास है सिंपल डोज मल्टीप्लाइड बाय द RBE। द SI यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज सीवर्ट्स, और इसको हम SV से डिनोट करते हैं। एक SV जो है वो 1 ग्रे मल्टीप्लाइड बाय RB है। इसका पुराना यूनिट जो है वो REM है, और ये होता है 0.01 सीवर्ट्स की इक्वल। इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशंस के असरात क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ एयर, बाल आपके जा सकते हैं, अल्सरेशन हो सकती है, स्टिफनेस ऑफ लंग्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको फीवर हो सकता है, जिसको रेडिएशन सिकनेस भी कहते हैं। इसका हाई लेवल अगर आपको डोज मिल जाए या रेडिएशंस आप पे असर कर जाए तो फिर इससे एनीमिया आपको हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, क्रोमोसोम्स एब्नॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, म्यूटेशन आ सकता है, और ये बाद में जेनेटिक इफेक्ट्स सच एज कैंसर काफ़ी सारे इफेक्ट्स को दे सकता है। आई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं आपके, एबनॉर्मेलिटीज़ इन द फ्यूचर जनरेशन। हो सकता है आप में तो एबनॉर्मेलिटी फील ना हो, लेकिन वक्त के साथ आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर ये एबनॉर्मेलिटीज़ यानी किसी भी किस्म की जो है वो अपाहिज हो सकते हैं बच्चे, कुछ भी हो सकता है। तो ये ख़तरनाक चीज़ है। बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूज ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस को यूज़ कैसे किया जाता है? ऑब्वियसली जहाँ इनके हम नुकसानात देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हम फ़वाइद भी देखते हैं।
तो इनमें एक सबसे जो मशहूर चीज़ है वो इनकी ट्रेसर टेक्निक है। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ट्रेसर क्या है? किसी चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं। तो ट्रेसर टेक्निक में हम 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे और ये तीनों एग्जांपल्स ही बहुत कमाल के एग्जांपल्स हैं, मेडिकल की फील्ड में यूज़ हो रही है। इससे हम करते क्या हैं ट्रेसर टेक्निक में? ट्रेसर टेक्निक में बेसिकली हम करते ये हैं कि हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो आप जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स चीज़ को पढ़ते हैं कि अगर हमें कहीं पे ज़ख्म आ जाए तो हमारी बॉडी सारी की सारी का जो फोकस है वो ज़ख्म वाले हिस्से पे आ जाता है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पहुँचते हैं, हमें सेव करते हैं, वहाँ पे खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं काफ़ी सारे, बॉडी को डिफेंड करके और प्रोटेक्टिव मैयत लेते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा बॉडी का हिस्सा इन्फेक्टेड होता है, हम जब यहाँ से ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसको वाया मेडिसिन हम जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हम वो स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जैसे रेडियो आयोडीन है, तो आपको पता है कि गले में सबसे ज़्यादा आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है थायराइड में। तो हम क्या करते हैं, हम आयोडीन का एक स्पेसिफिक जो है वो आइसोटोप भेजते हैं जो रेडियो आइसोटोप होता है, और वो वहाँ गले की जगह जाके अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। जब ये वहाँ पहुँचता है तो ये वहाँ से रेडिएशन इमिट करता है, और हम इन रेडिएशंस को कैलकुलेट करते हैं और उससे हम ये जज करते हैं कि वहाँ आइदर ट्यूमर है या कोई और जो भी मेडिकल इशू है वो किस हद तक है, उसकी नौयत क्या है, और फिर हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। रेडियो फास्फोरस यूज़ होता है और ये बहुत वाइडली फसलों में यूज़ हो रहा है, क्योंकि रेडियो फास्फोरस जो है वो ग्रीन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, फास्फोरस का एक रेडियो आइसोटोप लेते हैं, रेडिएशन इमिट करने वाला आइसोटोप, और वो हम इंजेक्ट कर देते हैं प्लांट्स में, और प्लांट को फिर हम ये रेडिएशन डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा रेडिएशन को इमिट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो पोर्शन इसका इन्फेक्टेड है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो फास्फोरस की है, तो वहाँ से हमें फसलों की बीमारियों का और इस तरह सारी चीज़ का पता चल जाता है। एक और है कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है, तो ये हम जिगर के जो मसाइल हैं, लिवर के जो इश्यूज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और इसमें कैंसर की ट्रीटमेंट इससे बेहद जो है वो फ़ायदा हमें हासिल हुआ। इससे कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा हुआ, और कैंसर के मरीज़ों को रेडिएशन भी लगाई जाती हैं। तो आपने सुना होगा, देखा होगा लोगों को कि जिनको रेडिएशन लगती है उनके बाल उड़ जाते हैं, और इस तरह बहुत से मामला होते हैं। स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस 32 यूज़ होता है या स्ट्रोंशियम 90 यूज़ होता है। इसी तरह बहुत से ऐसे हैं, आप अपने इसी बुक में जब टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से ठीक ठाक जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलेगी। रेडियोग्राफी में हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक एक्सरे वगैरह निकालने में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी हो रही है, साथ में आपको हाथ का एक एक्सरे दिखाया जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हम रेडिएक्टिव ये मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इनकी रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट को, ब्रोकन बोन्स को दिखाता है ये, मतलब स्केच बना के देता है हमें, बड़ी आसानी होती है हमें इससे। ट्यूमर्स को ट्रेस करके देते हैं, ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट में फिर भी बाद में रेडिएशन इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनका बेतहाशा हमारी डेली लाइफ में यूज़ है। थ्योरी को मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। तो कुदरत की जो बेसिक फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फोर्स, नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फिर 5 जो है वो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स भी है। तो ये ऐसी फोर्सेज हैं जिनको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी की सारी बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर है। अब ये सारी फोर्सेज जो हैं इनका एक दूसरे से इफेक्ट जो इनकी नेचर है वो डिफरेंट है। लाइक हमारी बुक में लिखता है कि दीज 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैव सीम फॉर सम टाइम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर डिस्पाइट इट्स डिफरेंट इफेक्टिव स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली विद इन अ सब न्यूक्लियर डिस्टेंसेज एंड देयरफॉर कन्फाइंस द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। चारों फोर्सेज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अपने असरात अलग अलग रखती है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग असर रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग असर रखती है, वीक न्यूक्लियर अलग रखती है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अलग रखती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को देखा जाए तो ये विद इन जो है वो न्यूक्लियस बहुत इफेक्टिव है,
सब न्यूक्लियर डिस्टेंसेस में ये काम आती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइन करके रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देखें तो कदरे लॉन्ग रेंज फोर्स है और काफ़ी सारे हमारे केमिकल रिएक्शन इसी की वजह से हो रहे होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स को देखें, शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियस को ब्रेक करने में इस्तेमाल होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर, और शॉर्ट रेंजेस में रिपल्सिव फोर्स भी है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें तो बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक ठाक फासले तक भी असर रखती है, अपना स्टार्स और गैलेक्सीज पे भी इवन असरात रखती है, तो काफ़ी है। तो इस तरह इनके काफ़ी ज़्यादा जो है यूजेस हैं, मतलब हम इनको बेसिकली पढ़ते भी हैं और इनका वाइडली हमने अपनी सेकेंडरी बुक में भी इसका यूज़ पढ़ा भी है, और आजकल जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी इन्हीं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर और इन्हीं की बदौलत हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हैं जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर किन चीज़ों से बनता है? तो नंबर 1 फोटॉन से बनता है, नंबर 2 हाइड्रॉन्स, और नंबर 3 लेप्टॉन्स से बनता है। ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी बुनियादी पार्टिकल्स हैं। तो जितने भी फोटॉन्स हैं, जितने टाइप्स के होते हैं, हमारे कोर्स में इनकी डिटेल डिस्कस नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ इनका मामूली सा जिक्र है। तो जितने भी फोटॉन्स और लेप्टॉन्स हैं ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ये जो हाइड्रॉन्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। अब साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि जितना भी मैटर है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सारे की सारी या तो क्वार्क ग्रुप से बिलोंग करती हैं या फिर ये लेप्टॉन ग्रुप से बिलोंग करती हैं। हमारे पास हाइड्रॉन्स के बारे में कुछ डिटेल बुक में गिवन है, उसको देख लेते हैं। हाइड्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स असर करती है। अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये हम बेसिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं। मीजॉन्स, ये सारे के सारे हाइड्रॉन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन, ये सारे हाइड्रॉन की एक किस्म है या इन्हीं की नस्ल के। अब वो पार्टिकल्स जिनका मैस इक्वल है या ग्रेटर देन प्रोटॉन है वो सारे बेरियॉन्स कहलाते हैं, और वो पार्टिकल्स जो लाइटर हैं प्रोटॉन से वो सारे मीजॉन्स कहलाते हैं। लेप्टॉन्स क्या चीज़ हैं जी? लेप्टॉन वो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मुऑन्स हो गए, न्यूट्रिनोज हो गए, ये सारे के सारे लेप्टॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वार्क्स की थ्योरी है। अब क्वार्क क्या है? अब क्वार्क थ्योरी ये बताती है, ये दो साइंटिस्ट थे, गैलमान और जी ज़्वैग, तो उन्होंने बताया कि क्वार्क्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मतलब मैटर में जो हमने पढ़ा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मीजॉन्स और बेरियॉन्स के। तो एक पेयर अगर हो क्वार्क का या उनका एंटी क्वार्क का हो तो वो मीजॉन्स बनाते हैं, और 3 क्वार्क्स जो हैं वो मिलके बेरियॉन बनाते हैं। अब 6 क्वार्क्स, यानी इसमें यानी अगर टोटल देखा जाए तो 6 क्वार्क्स हैं, एक अप, एक डाउन, एक स्ट्रेंज, एक चार्म, 5वां बॉटम और छठा जो है वो टॉप है। एक प्रोटॉन जो है वो 2 क्वार्क यानी 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से बना होता है। न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें रिसेंटली जो है वो 100 की तादाद में हाइड्रॉन्स जो हैं वो नॉलेज में आए हैं और उनको देखा गया है। इनके एंटी क्वार्क्स भी हैं, यानी पार्टिकल है तो फिर उसका एंटी पार्टिकल भी है। और ये माना जाता है कि क्वार्क्स जो हैं वो अपने आप में नहीं रह सकते, बल्कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली वेरीफाई की गई है। ऐसे किसी ने इनको देखा नहीं है या फील नहीं किया हुआ, बल्कि इनको जस्ट महसूस किया गया है या इनकी एग्जिस्टेंस को इनडायरेक्टली फील किया गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, और मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्स थी मैं उसके स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में ब्लर फील हो रहा हो या कुछ तरह हो तो प्लीज़ अपनी की बुक को या टेक्स्ट बुक को देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस भी रीड कर रहा हूँ, साथ साथ आंसर भी आपको बताता जाऊँगा। What are isotopes? What do they have in common? And what are their differences? आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट इनका मैस नंबर डिफरेंट होता है। होते एक ही एटम के न्यूक्लियाइज हैं ये सारे। उसके बाद कॉमन क्या चीज़ है, डिफरेंसेस क्या है? इन सब के अंदर जो प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम होता है बट इनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। इनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनकी, आप किसी की भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। जैसे कार्बन है तो 612 भी है हमारे पास, कार्बन 14 भी है हमारे पास। तो
इनके 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इस तरह कोई भी एग्जांपल आप कोट करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल कि वाई हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो कल भी हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो बहुत कम होती है, तो ये अनस्टेबल होते हैं और लेस एनर्जी होने की वजह से फिर ये स्प्लिट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये रेडिएशन इमिट करते हैं और अपने आप को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल है, इफ अ न्यूक्लियस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर, डज दिस मीन दैट इट विल कम्प्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर्स? एक्सप्लेन। वो कहता है, बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक आपके पास न्यूक्लियस है और उसकी हाफ लाइफ हमें बताई गई है 1 साल है, तो क्या आप समझते हैं कि 2 साल बाद ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमने हाफ लाइफ में जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एटम को या उसके कम्प्लीटली डिके करने के लिए एटम्स को इन्फिनाइट हाफ लाइफ चाहिए होती है। कि अगर फॉर एग्जांपल उसके पास इनिशियली 50,000 थे तो पहली हाफ लाइफ के बाद तो 25,000 होंगे, लेकिन तीसरी हाफ लाइफ के बाद 12,500 होंगी, बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरह इनको इन्फिनाइट हाफ लाइफ चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स हैव इलैप्स्ड? हमें ये चेक करना है इसमें कि कितना हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके कर चुका है अगर उसमें से 2 हाफ लाइफ उसकी गुजर चुकी हो। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था, n = 1/2 रेज़ टू द पावर n n नॉट। तो ये हमारे पास था, स्मॉल n की वैल्यू हमें 2 गिवन है, स्मॉल n की वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास 1/4 n नॉट बचेगा। इसका मतलब है 25% जो हमारा एलिमेंट है वो बच जाएगा, 75% उसमें से डीके कर चुका होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर ए हमारे पास होता है रेडियम 226 और 88 जो है उसका चार्ज नंबर है, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 प्रोटॉन्स पर 3 years. Since the Earth is about 5 billion years old, how can you explain why we still can find this element in nature? अब उसकी बात तो ठीक है कि रेडियम जो है वो उसकी हाफ लाइफ है 1.6 प्रोटॉन्स पर 3 years, 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी अर्थ कहते हैं कि है। तो फिर ये एलिमेंट इस वक्त तक कैसे हमें अर्थ के अंदर मिल जाता है? तो हमने तो ये पढ़ा हुआ था कि किसी भी एलिमेंट को कम्प्लीटली डिके करने के लिए इन्फिनाइट हाफ लाइफ चाहिए, तो इन्फिनिटी तो फिर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से जो है अभी तक हमें ये मिलता है। डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन हमने पढ़ा था और वो ये था, उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और फिर प्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी। एक्सप्लेन अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, explain how alpha and beta particles may ionize an atom without directly hitting the electron. What is the difference in action of two particles for producing ionization? वो कहता है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं और वो आयोनाइज कर सकते हैं किसी भी एटम को विदाउट हिटिंग, उसके इलेक्ट्रॉन या उनको हिटिंग डायरेक्टली हिट किए बगैर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स फॉर प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन? तो अब हमने डिफरेंस बताना है। तो अल्फा पार्टिकल इज लाइक न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स, सो इट यूजेस द एनर्जी टू आयोनाइज द थाउजेंड्स ऑफ एटम इन दिस वे विदाउट हिटिंग विद देम। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं और इनके पास इनको इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए होते हैं, तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करके, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके काफ़ी सारे एटम्स को ये विदाउट हिटिंग आयोनाइज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ बीटा पार्टिकल्स तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आयोनाइज द एटम बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर शेल ड्यूरिंग द कोलिजन। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, खुद चार्ज पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो है वो हिटिंग के जरिए ही ये कर सकते हैं। 8वां सवाल, अ पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग वाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ऐसा पार्टिकल जो ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकता है वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मटेरियल के ज़्यादा अंदर घुस नहीं सकता, उसकी क्या वजह है? जिस पार्टिकल के पास आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है वो जल्दी अपनी एनर्जी लूज़ कर जाता है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यही वो रीज़न होता है कि वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और आयोनाइजेशन बहुत अच्छे से कॉज कर लेता है। 9वां सवाल, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द लेंथ एंड द शेप ऑफ द ट्रैक्स ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, कि विल्सन क्लाउड चैम्बर से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अब आपको याद होगा हमने डायग्राम्स बनाई थी और डायग्राम हमने अपने लेक्चर में डिस्कस भी की थी। तो अल्फा पार्टिकल्स का जो ट्रैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कंटिन्यूस होता है और थिक ट्रैक होता है। वो उनके मास की वजह से होता है, मैसिव पार्टिकल्स है।
बीटा पार्टिकल का हमने देखा था थिनर, शॉर्टर और डिसकंटिन्यूअस ट्रैक होता है, और गैमा रेस का तो कोई डेफिनेट ट्रैक होता ही नहीं है। 10वां सवाल, वाई मस्ट अ गीगर मिरर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग द अल्फा पार्टिकल हैव द थिन एंड विंडो? वाई डज अ गीगर मिरर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग गैमा रेज नॉट नीड अ विंडो एट ऑल? अब गीगर मिरर काउंटर के अंदर देखा गया है कि अगर अल्फा पार्टिकल्स आप लगाएं तो आपको एक थिन विंडो लगानी पड़ती है, लेकिन गीगर मिरर काउंटर में गैमा रेज को डिटेक्ट करने के लिए कोई विंडो नहीं चाहिए होती है। ऐसा क्या वजह है? तो गीगर मिरर ट्यूब में थिन विंडो इस वजह से लगाई जाती है अल्फा पार्टिकल्स में कि विंडो की वजह से इजी वे मिल जाता है पार्टिकल्स को मूव करने का, यानी अगर उनकी लो एनर्जी हो, लो पेनिट्रेशन हो, तो वो ट्यूब के अंदर बड़ा इजीली अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन जब हम गैमा रेज को डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कोई विंडो की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गैमा रेज बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, चार्ज नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। Describe the principle of operation of the solid state detector of ionizing radiation in terms of generation and detection of the charge carriers. Important question है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका किस कानून के तहत सॉलिड स्टेट डिटेक्टर काम करता है? तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो काम करता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जनरेशन की वजह से, और इसकी वजह से करंट पल्स प्रोड्यूस होती है, और ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में लेक्चर में पढ़ा था, तो ये पेपर में आने की इसकी भी रेशियो अच्छी है, इस क्वेश्चन का खास ख्याल रखिएगा। What do we mean by the term critical mass? Important question है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। द मैस ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन ऑफ द एंटायर न्यूट्रॉन प्रोड्यूसेस द फिशन रिएक्शन। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वो यूरेनियम का स्पेसिफिक मैस जिससे एक न्यूट्रॉन से अगला न्यूट्रॉन निकल के आगे फिशन रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके, उसको आप क्रिटिकल मैस कहते हैं, और इसके वॉल्यूम को आप जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर एज कम्पेयर टू द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल जनरेटेड पावर। तो न्यूक्लियर पावर और फ्यूल पावर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमें डिस्कस करने हैं। न्यूक्लियर पावर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं और उससे पावर बनाते हैं, इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड अगर फ्यूल वाले देखें तो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। परमानेंटली एक मखसूस वक्त के लिए परमानेंट चलता रहता है, लेकिन जो फ्यूल जनरेटेड है वो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं चलता, क्योंकि फ्यूल ख़त्म तो फिर आपको डालना पड़ेगा नया फ्यूल, यानी ऑयल या कोल डालना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर जो है वो सस्ती भी है, फ्यूल पावर जो है वो महंगी है। न्यूक्लियर पावर स्मोक नहीं क्रिएट करती, जो हमारी फ्यूल जनरेटेड है वो बहुत ज़्यादा स्मोक धुआं करती है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। न्यूक्लियर पावर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन फ्यूल जनरेटर के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। नुकसान क्या है? नुकसान फ्यूल जनरेटेड में तो ऑब्वियसली है कि चीपर नहीं है, स्मोक क्रिएट कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यूक्लियर पावर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि रेडिएशन इफेक्ट करती हैं और वो ख़तरनाक होती हैं। What factors makes the fusion difficult to achieve? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा इसका। फ्यूजन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि हम क्योंकि दो लाइट न्यूक्लियस को, दो लाइट सिमिलर चार्जेस को समझ लें कि हम आपस में मिलाते हैं, तो उसके लिए हमें उनको मिलाने के लिए, क्योंकि उनके दरमियान तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, तो या तो हमें फास्ट पार्टिकल्स को मूव करा के एक दूसरे की तरफ थ्रो करना पड़ता है, और ये लार्जर स्केल के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिशन पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फिशन पावर के अभी भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखे, फिर देख लेते हैं। सेफ्टी के मतलब देखा जाए तो कोई हमारे पास इनके वेस्ट प्रोडक्ट को संभालने की जगह नहीं है, या इनको भी स्टोर करने की जगह बहुत कम होती है। उसके बाद इनके अंदर से लगातार रेडिएशन इमिट होती रहती हैं जो एयर और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करती हैं। ऐसे भी हो सकता है कि गलती से भी अगर ये कहीं रिलीज़ हो गए तो बहुत ज़्यादा तबाही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम 235 है, तो इसकी फिशन से 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसमें बीटा डीके भी होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं और उनकी सेफ्टी और कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अब जैसे बाकी हमारे पास हैं कोल पावर प्लांट है, या ऑयल से चलने वाला है, या नेचुरल गैस से चलने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा
धुआं करते हैं, नुकसान करते हैं। ये धुआं वगैरह नहीं करता, इसका ये फ़ायदा है, बट रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो बहुत ख़तरनाक है। इसके रिसोर्सेज हमारे पास हैं, फिशनेबल मटेरियल है, और ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब इनको निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में बहुत कम परसेंटेज होती है जो फिसाइल मटेरियल की, यानी कि फिशन के काबिल हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनको लेके आना भी मुश्किल काम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैकग्राउंड रेडिएशन, स्टेट द टू सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। तो वो रेडिएशन जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, इनको हम जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, और इनकी सोर्सेज कॉस्मिक रेज हैं, और रेडिएक्टिव मटेरियल जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है, ये इनकी सोर्सेज हैं। क्वेश्चन 17, इफ़ यू स्वॉलोड अल्फा सोर्स एंड अ बीटा सोर्स विच वुड बी मोर डेंजरस टू यू, एक्सप्लेन बाय। अगर आप गलती से अल्फा और बीटा सोर्स खा जाते हैं, निगल लेते हैं, तो कौन सी ज़्यादा ख़तरनाक होगी? तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा डैमेज करेंगे ब्लड सेल्स को, क्योंकि ये हाईली आयनाइजिंग होते हैं और हाईली पेनिट्रेटिंग भी होते हैं, तो ये ज़्यादा हमारे ब्लड सेल्स का नुकसान कर सकते हैं। विच रेडिएशन डोज वुड डिपॉजिट मोर एनर्जी टू योर बॉडी, 10 मिली ग्रे टू योर हैंड और 1 मिली ग्रे डस्ट टू योर एंटायर बॉडी। तो कौन सी ऐसी डोज है जो आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है? अगर 10 मिली ग्रे आपके हाथ को सिर्फ लगाई जाए, या 10 मिली ग्रे पूरे जिस्म में लगा दी जाए, तो एब्जॉर्ब डोज जो है एनर्जी पर यूनिट मैस है, यानी जितना एनर्जी आप मैस को देंगे तो उसकी जितनी मतलब वो हमारी डोज बनेगी। तो एनर्जी का अगर फार्मूला देखें तो डोज मल्टीप्लाइड मैस, जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी होगी। तो इसका मतलब है कि पूरे जिस्म में अगर आप देंगे तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होगी। व्हाट इज़ रेडियोएक्टिव ट्रेसर? ट्रेसर के बारे में अभी भी हमने पढ़ा कि ये वो एक स्पेशल टेक्निक है कि जिसके ज़रिए हम जो है वो अपने बॉडी हो, चाहे प्लांट हो, लिवर हो, थायराइड हो, तो उसमें हम जो है वो ये ट्रेसर टेक्निक यूज़ करके रेडियोएक्टिव जो आइसोटोप्स हैं उनको इंजेक्ट करके हम जो है वो रेडिएशन वहाँ तक मेडिसिन उस इन्फेक्टेड एरिया तक पहुँचा के वहाँ से रेडिएशंस की तादाद को कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम वहाँ पे जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनका सलूशन निकालते हैं। हाउ कैन रेडियोएक्टिविटी हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो रेडियोएक्टिविटी कैंसर की जो है वो किस तरह क्योर करती है? तो रेडिएशन थेरेपी इसमें होती है। हाई एनर्जी रेडिएशन हम इस्तेमाल करते हैं और बॉडी के ऊपर थ्रो करते हैं, और वो भी एक सिलेक्टिव ऐसे के ऊपर करते हैं जहाँ पे टिश्यूज़ को अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रॉय करना होता है या कैंसरस ट्यूमर को ख़त्म करना होता है, तो इसमें रेडियो आइसोटोप जो है वो कोबाल्ट 60 जो बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं, और हाई एनर्जी गामा रेज भी इसके ऊपर एम्प्लॉय की जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स को ट्रीट करने के काम आते हैं। कुछ रेडियो आइसोटोप्स ऐसे भी हैं जो इंटरनली वर्क कर रहे होते हैं सिलेक्टिवली, मतलब पोर्शंस या ऑर्गन्स के ऊपर हम उनको फॉल करवाते हैं। अब थायराइड का अगर कैंसर हमें ट्रीट करना हो तो आयोडीन 131 से हम करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ पैलेट्स और कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर रेडियो आइसोटोप्स फिल किए जाते हैं, तो वो वहाँ पे ट्यूमर्स और इनको कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखना थोड़ा ज़रूरी होता है। लाइक जैसे पहला ही न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फाइंड द मास डिफेक्ट इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रीटियम इफ द एटॉमिक मास ऑफ ट्रीटियम इज 3.016049 U। मास ऑफ ट्रीटियम हमें बता दिया गया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें खुद याद रखना होता है AMUs में। तो मास डिफेक्ट का हमने एक फार्मूला पढ़ा था पहले लेक्चर में, डेल्टा इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस G इंटू MN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल मास आ जाता है। एक U जो है वो हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इक्वल होता है। ये जो AMUs में हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद हमें हाफ लाइफ दी गई है स्ट्रॉन्शियम की, और वो हमें बताता है कि 9.70 आवर्स है। तो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा हमने इसके लिए फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ स्ट्रॉन्शियम की हमें 9.70 आवर्स पता है, इसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 34920 सेकंड्स बन जाएंगे। टी हाफ का फार्मूला हमारे पास होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है, साइड पे कर लेंगे। हाफ लाइफ का टाइम हमें पता है, तो टाइम की वैल्यू पुट करके लैम्डा निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें एक मटेरियल है प्रोटेक्टेनियम, उसका उन्होंने हमें बता दिया है कि द एलिमेंट प्रोटेक्टेनियम इज अनस्टेबल एंड डिकेज
by beta emission with a half life of 6.66 hours, state the nuclear reaction and daughter nuclei. तो हमने इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन और डॉटर न्यूक्लियाई निकाल के देना है। तो इसके सोल्यूशन में सिंपली जो है वो जब ये डीके करेगा तो यहाँ से हमारे पास एक यूरेनियम 234 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। फाइंड द एनर्जी, चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें बता दिया गया और उसमें हाइड्रोजन की एक मास भी हमें दे दिया गया, तो हमने एनर्जी एसोसिएटेड इसमें बतानी है। तो डेल्टा एम आपको पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। जो जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनका मास आप कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी के लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एम की वैल्यू को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। पांचवा सवाल है इसमें, एनर्जी आपने फाइंड करनी है इस रिएक्शन से, जो रिएक्शन आपको गिवन है और उसमें कार्बन का आपको मैस गिवन है। सेम वही प्रोसीजर जो भी आपने फोर्थ क्वेश्चन में अडॉप्ट किया, सेम यहाँ पे भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ यूरेनियम 233 इज डिकेड ट्वाइस बाय अल्फा एमिशन, व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटोप। अगर 2 दफ़ा अल्फा एमिशन होती है यूरेनियम 233 से, तो फिर आपके पास जो फाइनल आइसोटोप है वो क्या होगा। तो अगर उसके बाद ट्वाइस 2 दफ़ा अगर उसके अंदर अल्फा डिके होता है तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो यूरेनियम एक दफ़ा होके यट्रियम में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद आप आगे देख सकते हैं। तो इस तरह 2 दफ़ा आप इसको देख के तो रिजल्टिंग आइसोटोप जो है वो इसमें आपके पास रेडियम बनेगा। कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। जो एक फ्यूजन रिएक्शन है और इसके अंदर आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो कल भी आपको होम टास्क भी मिला था इसके रिलेटेड। तो सिंपली मास इफेक्ट का फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे, लाइक जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में लगाया, तो सेम ऐसे यहाँ पे भी लगाएंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, a sheet of lead 5 mm thick reduces the intensity of the beam by gamma rays by the factor 0.4. Find the half value thickness of the lead sheet which will reduce the intensity to half of its initial value. तो यहाँ पे हमें thickness of the sheet given है 5 mm, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। रिडक्शन इन द इंटेंसिटी, फर्स्ट इंटेंसिटी हमें गिवन है 0.4 ऑफ द टोटल एनर्जी। रिडक्शन ऑफ इन इंटेंसिटी, दूसरी इंटेंसिटी में रिडक्शन हमें बता दी गई है 0.5 ऑफ द इंटेंसिटी। थिकनेस ऑफ द शीट हमने फाइंड करनी है बाद में। तो हमारे पास इसका फार्मूला हमने पढ़ा था इंटेंसिटी का, I = I0 e⁻⁻ μx। तो दोनों शीट्स के लिए जो है वो हम 2 दफ़ा फार्मूला ये यूटिलाइज करेंगे। पहले I1 फर्स्ट शीट के लिए करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है तो हम इसका फाइनल आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसको एक इक्वेशन नंबर 1 तक जो है वो हम इसको स्टॉप कर देंगे इक्वेशन को। उसके बाद हम फिर दोबारा ये I2 दूसरी शीट के लिए ये लिखेंगे और उसमें जो हमें गिवन डाटा है उसको हम यूटिलाइज करके वो साइड्स लॉग लेके इक्वेशन 2 बनाएंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में, या डिवाइड कर लें आप, जब आप डिवाइड करेंगे इनको तो आपके पास जो रेशो बचेगी वो x1/x2 की बचेगी। x1 की वैल्यू आपके पास है, x2 आपने निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा थिकनेस ऑफ द शीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ओबे देयर इनवर्स लॉ स्क्वायर लॉज इफ द काउंट रेट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द गीगर काउंटर इज 360 काउंट्स पर मिनट, व्हाट विल बी इट्स काउंट रेट 3 मीटर्स फ्रॉम द सोर्स। रेडिएशन किसी सोर्स से आप ले रहे हैं और वो हमें पता है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, हमें बता दिया गया इसमें। इफ द काउंट रेट, अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने रेडिएटिव सोर्स रखी है गीगर काउंटर से, तो वो 360 काउंट्स पर मिनट दे रही है, तो उसकी काउंट रेट 3 मीटर के अगर फासला हो तो कितनी होगी। सबसे पहले हम काउंट रेट लिख लेते हैं 1 मीटर के फासले पे, तो वो तकरीबन 360 काउंट्स पर मिनट है। काउंट रेट 3 मीटर के फासले पे हमने फाइंड करनी है। हमें ये बता दिया गया है कि जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी इनवर्स के लॉ को पे करती है, तो वो हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो I = k/r²। I1 हमारे पास k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो r1² और I2 k/r2², दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इनके दरम्यान में तो रेशो बच जाएगी। रेशो में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास टोटल काउंटिंग आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल काउंटिंग आ जाती है। 10वां सवाल है इसमें, a 75 kg person receives the whole body radiation dose
25 millirad delivered by alpha particle for which the RBE factor is 12. Calculate the absorbed energy in joules and equivalent dose in REM. तो मैथ हमें गिवन है जी, डोज हमें गिवन है और हमने डोज को रेड में कन्वर्ट कर लिया, मिली को उसके वैल्यू पुट कर दी 10⁻³ 1 रेड हमें पता है 0.01 ग्रे की इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डोज की वैल्यू आ जाएगी। RBE फैक्टर हमें 12 दिया गया है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब किसकी इक्वल होती है, m/d, मैस मल्टीप्लाइड बाय द डोज। मैस के साथ डोज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एनर्जी आ गई। इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला हमने पढ़ा था, डोज मल्टीप्लाइड बाय RBE। तो इक्विवेलेंट डोज को मल्टीप्लाई किया तो सीवर्ट्स में हमारे पास इक्विवेलेंट डोज आ गई और 1 REM हमें पता था 0.01 सीवर्ट्स की इक्वल होता है। वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डोज जो है वो REM में आ जाएगी। तो यहाँ पे आके हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 21 भी ख़त्म हो जाता है। इसके रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़रूर पूछिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।